नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, आपकी परीक्षा के अब कुछ ही दिन शेष हैं और उम्मीद है आप बड़े ही अच्छे ढंग से, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त, शानदार चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। लास्ट का समय है। इस अंतिम समय में आप जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहें। ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। बस जो पाठ्यक्रम हो गया उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, विशेषकर विगत परीक्षाओं के प्रश्न, सॉल्व पेपर लें जो आरपीएससी के हों, पीवाईक्यू, उनका अभ्यास करें। उनमें से खूब सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपके नोट्स में मिल जाएंगे और आपका रिवीजन और ज़्यादा हो जाएगा। उनसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो कोशिश ये करें, उनका अभ्यास करें और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरी कोशिश है कि भारत के इतिहास के एक एक टॉपिक को जल्द से जल्द करवा दो। साथियों, मैं केवल और केवल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं यहां पर, और विशेष ग्रेड सेकंड के लिए ही चीज़ बना रहा हूं। ग्रेड सेकंड के लिए ही, आपके पाठ्यक्रम को देखकर, विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखकर ही आपके लिए चीज़ें बना रहा हूं। इसमें और किसी का भी कोई कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे तो इतिहास की बातें हैं, सबके लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष आपके लिए स्पेशल ग्रेड सेकंड ही है ये, ठीक है। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा शिवाजी मराठा, शिवाजी का प्रारंभिक जीवन और शिवाजी की प्रारंभिक विजय। बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रश्न वहीं से बने, लेकिन फिर भी शिवाजी का प्रशासन आपके पाठ्यक्रम में है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है और आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। पाठ्यक्रम का कोई भी हिस्सा न छोड़े। यदि कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा, कोई भी पार्ट कठिन है, हार्ड है, आपकी समझ में भी नहीं आ रहा, मानो डिफ़िकल्ट है, तो ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो मुख्य मुख्य आसान सी चीज़ें हैं उनको तो अवश्य याद कर लें। हो सकता है वहाँ से कोई इजी प्रश्न आ जाए, सामान्य प्रश्न आ जाए। तो पाठ्यक्रम के किसी भी हिस्से को ना छोड़ें और पढ़ें अवश्य उसको, ठीक है। और शिवाजी के प्रशासन में मैंने केवल और केवल मुख्य बातें ही यहाँ पर आपके सामने नोट की हैं। इनके अलावा कोई भी फालतू चीज़ नहीं है। ग्रेड फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, केवल और केवल ग्रेड सेकंड के अकॉर्डिंग मुख्य मुख्य बातें हैं। चलिए, शिवाजी का प्रशासन। अब देखिए, शिवाजी के प्रशासन की बात करें तो जो मुखिया है, साम्राज्य का मुखिया कौन है? राजा है, जिसको छत्रपति कहा जाता है, ठीक है। केंद्र में वो ही है। केंद्र को फिर बांट दिया प्रांतों में, प्रांतों को बांट दिया परगनों में, और परगनों को बांट दिया मौज तरफ या गांव, कुछ भी बोल दो आप। मुखिया राजा है, छत्रपति है, केंद्र में बैठता है, ठीक है। उसको बांटा प्रांतों में। प्रांतों की बात करेंगे अपन अलग अलग। प्रांतों के बाद में परगने हैं और परगने के बाद में मौज है। अब देखिए, केंद्र में छत्रपति महाराज की सहायता के लिए मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, लेकिन विशेष रूप से 8 लोग जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता है वो हैं, ध्यान रखना, ये अष्ट प्रधान है। क्या है ये? अष्ट प्रधान है। ये इनके सचिव हैं, शिवाजी के सचिव है। ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है। शिवाजी की अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, ये अलग से हैं 8, यानी कि इनको सचिव बोल सकते हैं आप। 8 अलग मुख्य मुख्य हैं, जिसमें कोई सेना का प्रमुख है, कोई वित्त मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से इनको बोलते हैं अष्ट प्रधान, ठीक है। इसमें एक पेशवा आता है जो प्रधानमंत्री है, एक अमात्य या मजूमदार आता है जो वित्त मंत्री है, एक मंत्री या वाक्यानवीस, ठीक है, मंत्री या वाक्यानवीस जो डेली का, रोजाना की गतिविधियों का विवरण, डेली की रोजाना की गतिविधियों को नोट करता है। कौन है? वाक्यानवीस। शुरू नवीस है, ये पत्राचार, पत्राचार से संबंधित है, पत्र व्यवहार से संबंधित है, राजकार्यों के जो पत्र आदि काम होते हैं उनसे संबंधित है। दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री है। दबीर या सुमंत कौन है? विदेश मंत्री है। सर ए नौबत, ये इंपॉर्टेंट है, सेना का प्रमुख। शिवाजी की सेना, चाहे वो पैदल सेना हो चाहे घुड़सवार सेना हो, उसका प्रमुख कहलाता है सर ए नौबत और अष्ट प्रधान में शामिल है। इसके बाद में है पंडित राव या सदर महोत्सव। ये काम है धार्मिक कार्यों से संबंधित, जैसा नाम से पता है, पंडित और सदर महोत्सव धार्मिक कार्यों से संबंधित है। और उसके बाद में न्यायाधीश। कौन है? न्यायाधीश, जो न्याय का काम करता है। हालांकि अंतिम न्याय राजा का है, अंतिम न्यायाधीश राजा है, उसके नीचे ये न्यायाधीश है। तो ये कुल प्रकार के 8
मुख्य मुख्य सचिव हैं, जैसे विदेश मंत्री हो गया, आपका वित्त मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इनको बोल दिया अष्टप्रधान। क्या बोल दिया? अष्टप्रधान। ध्यान रहे ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, अलग से हैं। 8 मुख्य सचिव हैं जिनको अष्टप्रधान बोला जाता है, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री है, अमात्य वित्त मंत्री है, वाक्यानज दैनिक गतिविधियों का विवरण लिखता है, शुरू नवीस ये पत्राचार से संबंधित है, दबीर सुमंत विदेश मंत्री है, सर-ए-नौबत सेना का प्रमुख है, पंडित राव सदर मुहत्सिब धार्मिक कार्यों से संबंधित, न्यायाधीश न्याय करता है। ये तो हो गया इनका केंद्र प्रशासन। इनके अलावा एक छत्रपति महाराज का, राजा का पर्सनल सेक्रेटरी भी होता है, पीए निजी सचिव भी होता है, जिसको बोलते हैं चिटनीस। क्या बोलते हैं? चिटनीस। ये भी आप ध्यान रखें, पूछ लिया जाए कि राजा का, छत्रपति महाराज का प्रमुख सचिव, प्रमुख नहीं निजी सचिव, क्या है ये? निजी सचिव है। पर्सनल जो पीए बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, वो है निजी सचिव है, चिटनीस। ठीक है, ये हो गई। नोट यह मंत्रिमंडल नहीं था, जो अष्टप्रधान है ये मंत्रिमंडल नहीं था। केंद्र की बात होगी, बस इतनी बात याद रखनी है आपको। इसमें एक चीज जरूर है, पेशवा चूंकि अष्टप्रधान में सबसे ऊपर है, और ये जो है पेशवा जो है, शिवाजी का जो पेशवा है, शिवाजी का जो प्रधानमंत्री है वो है मोरोपंत। कौन है? मोरोपंत या मोरे, त्र्यंबकम मोरे, मोरोपंत। इसको आपको ध्यान रखना है। मोरोपंत पिंगले पूरा नाम था, मोरोपंत पिंगले शिवाजी का पेशवा है, ये आप ध्यान रख लेना। बाकी ये 8 प्रधान हो गए, अष्टप्रधान हो गए। ठीक है, देखिए फिर है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, शिवाजी के प्रांतों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है स्वराज्य और एक है मुगतई। क्या है? मुगतई, मुल्क ए कदीम। शिवाजी ने प्रांतों को 2 भागों में बांटा, एक तो है स्वराज्य, एक है मुगतई। स्वराज्य जहां उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण है, डायरेक्ट शासन है शिवाजी का, वो तो है स्वराज्य। ठीक है, और एक है मुगतई जहां अप्रत्यक्ष शासन है, यानी कि हो सकता है वो राज्य में शामिल नहीं हो, लेकिन वहां टैक्स लेते हैं, चौथ, सरदेश मुखी, ये कर वसूल करता है शिवाजी। तो ये तो हो गई मुगतई, जो जहां पर अप्रत्यक्ष शासन है, और स्वराज्य प्रत्यक्ष शासन है। ठीक है, इसके बाद प्रांतों का प्रमुख सर सूबेदार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। ये जो ऐसे है ना की पॉइंट, इनको अवश्य याद कर लें। प्रांतों का प्रमुख हुआ, परगनों का प्रमुख हुआ, ठीक है, और आपका ये रहा सेना का प्रमुख हुआ, इनको आप अवश्य याद कर लें। तो प्रांतों का प्रमुख क्या कहलाता है? सर सूबेदार। प्रांतों के बाद में आते हैं परगना। प्रांतों के बाद परगना, परगना का प्रमुख कहलाता है मामलातदार। क्या कहलाता है? मामलातदार। बस इसके बाद गांव आते हैं, गांव में प्रमुख होता है पटेल। पटेल की सहायता के लिए कुलकर्णी होता है। कौन होता है? कुलकर्णी। कुलकर्णी कौन है? लिपिक का काम करता है, भूमि रिकॉर्ड लिखने का काम करता है। क्या काम है? नहीं, केंद्र में 8 प्रधान हैं छत्रपति की सहायता के लिए। ठीक है, प्रांतों में कौन है? प्रांतों में 2 भागों में बांट दिया, स्वराज्य और मुगतई। प्रांतों का प्रमुख सर सूबेदार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में परगने हैं, परगनों का प्रमुख मामलातदार कहलाता है। परगनों के बाद में है गांव, मौज, तरफ, एक ही नाम है तीनों के। और यहाँ का प्रमुख है पटेल। पटेल की सहायता के लिए लिपिक है, जिसको कुलकर्णी कहा जाता है। बस इसके बाद में इनकी सेना, ये सेना है। सेना को 3 भागों में बांट दिया, सेना को 3 भागों में बांट दिया, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, नौसेना। ठीक है, पैदल सेना और घुड़सवार सेना का प्रमुख कहलाता है सर-ए-नौबत। क्या कहलाता है? लिखवाया था पहले, अष्टप्रधान में भी है सर-ए-नौबत। लेकिन नौसेना का प्रमुख कहलाता है सरखेल। क्या कहलाता है? सरखेल, लिखा होगा मैंने, देखिए सरखेल। नौसेना का प्रमुख कहलाता है सरखेल, यहां लिख देता हूं, आप लिख लेना, सरखेल। नौसेना का प्रमुख सरखेल। बाकी पैदल सेना, घुड़सवार सेना का प्रमुख क्या कहलाता है? सर-ए-नौबत। ठीक है, सेना को मराठी भाषा में पाइक बोलते हैं। इसके बाद में घुड़सवार सेना को 2 भागों में बांट दिया। जो घुड़सवार सेना है उसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो है पागा या बरगीर, पागा बोल दो, बरगीर बोल दो, और एक है सिलेदार, एक है सिलेदार। जो पागा बरगीर है ना, ये नियमित सेना है, परमानेंट सेना है। इसको घोड़े, अन्य जो अस्त्र शस्त्र संसाधन है, राज्य स्वयं देता है। और जो सिलेदार है, ये अनियमित सेना है,
कभी कभी राज्य को जरूरत होती है तो भर्ती कर लेते हैं, और इनको खुद सामग्री लेके आनी पड़ती है। घोड़े हैं, इनके जो भी औजार हैं स्वयं लेके आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। घुड़सवार सेना को दो भागों में बांट दिया, एक तो बरगीर या पागा और एक है सिलेदार। बरगीर या पागा नियमित है और सिलेदार अनियमित है। जो नियमित है, जैसे अपने यहाँ पे राज्य में कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी हो, कुछ तो परमानेंट होते हैं, सरकारी नौकरी परमानेंट, कुछ होते हैं अस्थायी जो परमानेंट नहीं है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, कैसे भी ले लिया। वही बात है, नियमित सेना सारी सामग्री राज्य देगा सब कुछ, अनियमित सेना खुद को लेके आनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान करना है, बरगीर पागा सिलेदार। ये हो गई सेना की बात। नौसेना में ये एक शिवाजी ने जहाजी बेड़ा स्थापित किया था कोलाबा में, ये आपको ध्यान रखना है। कोलाबा शिवाजी का जहाजी बेड़ा, नौसेना पर मुख्यालय कहाँ है? कोलाबा में, कोलाबा। और नौसेना का प्रमुख सरखेल। बस ये बात है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में अंतिम बात है शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें अपन उसके चौथ, सरदेश मुख, इन करों की बात करेंगे। समझ में आया साथियों? सेना के में कुछ नहीं है। सेना का नाम क्या है? पाइक, मराठी भाषा में पैदल, घुड़सवार, नौसेना। ठीक है, घुड़सवार सेना के दो भाग, बरगीर, पागा या सिलेदार, बस और कुछ नहीं है। इन चीज़ों को आप अवश्य याद कर लें। चलिए अब देखते हैं शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। अब देखिए शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए इसमें क्या है, केवल मेन चीज़ें हैं भू राजस्व व्यवस्था में। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो भू राजस्व व्यवस्था है शिवाजी की, वो मलिक अंबर की तरह उस पर आधारित, मतलब रैयतवाड़ी प्रणाली थी। रैयतवाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, रैयतवाड़ी प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, फिर इस भू राजस्व व्यवस्था को सरंजामी व्यवस्था भी कहते हैं। कैसी व्यवस्था? सरंजामी व्यवस्था। सरंजामी व्यवस्था क्या है? यानी कि जो वतनदार होते थे, जो मराठा वतनदार हैं, उनको जीवन निर्वहन के लिए सरंजामी भूमि दी जाती थी। ठीक है, इस व्यवस्था को बोल दिया सरंजामी व्यवस्था। रैयतवाड़ी थी, सरंजामी व्यवस्था थी। और मराठों में यानी कि शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण करवाया। जिस प्रकार अकबर के काल में टोडरमल को आप जानते हैं, ठीक वैसे ही अन्नाजी दत्तों के माध्यम से शिवाजी ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया। इसलिए अन्नाजी दत्तों को मराठों का टोडरमल भी कहा जाता है। मराठों का टोडरमल। देखिए, अन्नाजी दत्तों के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण करवाया, ये मराठी टोडरमल कहलाता है। कौन? अन्नाजी दत्तों। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो भू राजस्व कर है वो नगद भी लिया जा सकता है या किसी वस्तु के रूप में भी लिया जा सकता है, यानी कि कर किसी भी रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, शिवाजी ने कर कितना लगाया? शुरुआत में कर लगाया था 1/3। शुरुआत में शिवाजी का भू राजस्व कर था 1/3, 33%। बाद में उसने इसे बढ़ाकर कर दिया 2/5, यानी कि 40%। शुरुआत में था 33%, बाद में कर दिया 40%। हालांकि उसने 40 स्थानीय करों को हटा दिया था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्रारंभ में 1/3 था और बाद में 2/5, यानी कि 40% था। बाद में 40% और शुरुआत में 33%। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। कई बार जो बड़े एग्जाम होते हैं, ग्रेड फर्स्ट, नेट, इनमें कथन के रूप में प्रश्न आ जाते हैं कि शुरुआत में 33%, बाद में 40%। हालांकि आपको केवल ध्यान रखना है 33%, 40%। ठीक है, और दो कर हैं प्रमुख, चौथ कर और सरदेश मुखी। चौथ कर जैसे कि नाम से पता है, चौथ कर 1/4, यानी कि राज्य क्या आएगा? 1/4 हिस्सा। जो राज्य डायरेक्ट मतलब नियंत्रण में नहीं थे शिवाजी, अपने दो राज्य पड़े, एक तो मुगलई और एक जो स्वराज्य हैं, दो प्रांत है ना शिवाजी के प्रांतीय व्यवस्था में हमने देखा। तो जो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, उनसे चौथ में सरदेश मुखी लिया जाता है। चौथ में राज्य की आय का 1/4 हिस्सा लिया जाता है, 1/4 हिस्सा, जिसके बदले शिवाजी उनको सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन आप इतना ध्यान रखें 1/4 लिया जाता है, इसको चौथ कर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, सरदेशमुख एक शब्द है मराठा में, सरदेशमुख, उसका अर्थ होता है अधिराज।
इसके बदले शिवाजी अपने आप को उनका अधिराज बता रहा है और ये एक अतिरिक्त कर है। क्या है? अतिरिक्त कर है जो है 1/10। कितना है? 1/10। ये आपको ध्यान करना है। चौथकर 1/4, सरदेशमुखी 1/10। ये भू राजस्व व्यवस्था है। एक शब्द है काठी। भू राजस्व मतलब भूमि माप की इकाई है काठी। 20 काठी में 1 बीघा होती है। यानी कि जिस प्रकार से रस्सी से मापते हैं, उसी तरह रस्सी की तरह एक मानक छड़ी होती है, मापने की एक छड़ी होती है जिसको बोलते हैं काठी। क्या बोलते हैं? काठी। तो आपसे प्रश्न आ जाएगी काठी क्या है? तो भूमि मापन की एक इकाई है काठी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या है? भू राजस्व व्यवस्था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रैयतवाड़ी सरंजामी व्यवस्था, ठीक है। भूमि का सर्वेक्षण किसके द्वारा? अन्नाजी दत्तो। कर नगद या वस्तु के रूप में किसी भी रूप में, पहले 1/3, बाद में 2/5। चौथ कर सरदेशमुखी, चौथ कर 1/4, सरदेशमुखी 1/10। ये हो गया साथियों आपका शिवाजी है उसका प्रशासन। दोनों वीडियो देख लें, मुख्य चीज़ें हैं, इनको याद कर लें। 99 मतलब आप खुद देख लेना, यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा। आप फटाफट रिवीजन कर लें, छोटा सा वीडियो है। अब अपना अगला टॉपिक क्या हो आप कमेंट करें और निरंतर फटाफट हम आपकी इस कोर्स को करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।